ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमने क्या किया था कल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमने मीनिंग देखी थी। व्हाट इज दिस? एथिकल प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स आर ऑलवेज गिवन हाई प्रायोरिटी। यानी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर एथिकल वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा हो, जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स के राइट्स हैं, शेयर होल्डर्स यानी जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो शेयर्स के मालिक है उसके, और स्टेक होल्डर्स यानी जो किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहे, इंपैक्ट हो रहे उस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से, तो उनके हितों की रक्षा करना एथिकल वैल्यू की। फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझा था, लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होनी चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कमिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होता है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होती है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ यहाँ पे हमने आयाम देखे थे, राइट, कुछ डायमेंशंस देख लिए थे हमने। चलो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एथिकल वे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सो ये हैंड रिटन है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एनीवे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इस तरह के डायग्राम को अभी से आप प्रैक्टिस करोगे कि आप फॉलो करोगे अपने एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आप में से कितने लोग नारायण मूर्ति को जानते हैं? नारायण मूर्ति बहुत लंबे टाइम से न्यूज में, इस साल तो उन्होंने काफी अनाप शनाप से बयान दिए थे। कोई जानता है कौन है नारायण मूर्ति? सर सीईओ ऑफ इन्फोसिस सर। वेरी नाइस। तो इन्फोसिस आप जानते हो काफी बढ़िया कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, विप्रो काफी बढ़िया काम कर रही है, तो इसका सीईओ है वो, राइट। इस साल उन्होंने काफी अजीब अजीब से बयान दे दिए थे, लाइक कि एम्प्लॉयज से 70 घंटे काम करवाओ। अभी कितना काम करते हैं एम्प्लॉयज? 40 आवर्स, उनसे 70 आवर्स कराओ, यानी डबल मेहनत करवाओ। फाइन, एनीवे। तो नारायण मूर्ति ने क्या किया? कंपैशनेट कैपिटलिज्म की शुरुआत करी। मतलब ये बिजनेस कर रहे हैं, ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कंपैशन के साथ में ये एक बार में लाखों रुपए का, लैक्स ऑफ रुपीज का डोनेशन भी देते हैं, सीएसआईआर भी करते हैं, सीएसआर भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? इनके बहुत सारे फाउंडेशन और एनजीओ भी चल रहे हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये क्या है? कंपैशनेट कैपिटलिज्म के एग्जाम्पल हो गए। कैपिटलिज्म ने हमने लगा दी कंपैशन। कंपैशन का मतलब करुणा, करुणा का मतलब आपको हमदर्दी है और हमदर्दी के साथ साथ आप एक्शन भी ले रहे हो दूसरे की सफरिंग को, दूसरे की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। गॉट इट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर अभी गाइस 2024 में ही यूपीएससी ने सवाल पूछा है प्रीलिम्स के अंदर। देखो यहां पर लिखा है कितना, ये 2% होता है। गॉट इट? लिमिटेशन 2% की। क्या ये सारी कंपनियों को देना है? ये नहीं, जिनका टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, गॉट इट, उसके लिए एक डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। तो सभी कंपनियों को देने की जरूरत नहीं है। कोई वॉलंटरी करना चाहता है तो स्वागत है, लाइक कि हमारी कंपनी कर रही है, राइट। जैसे सिलेक्शन भारत एनजीओ हमारी खुद की एनजीओ है, तो इसके तहत हम काफी स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स मिशन चला रहे हैं आप जैसे युवाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट? समेकित विकास से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? आप मुझे बताइए दीपशिखा, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट और समेकित विकास? नो आइडिया। डेवलपमेंट तो पता है ना, विकास क्या होता है, तो उसमें Yes, इंक्लूसिव ऐड कर दो, क्या होगा इंक्लूसिव? साहिल, व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट? हाँ जी सर, इसका मीनिंग है कि जो हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको भी ये रेज करता है। जो ग्राउंड लेवल पे जो वाइडर चंक्स ऑफ पॉपुलेशन होती है, ऑन सर्टेन पैटर्न्स, उनके जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ये रेज करने का काम करता है। इसमें डिफरेंट काइंड, इसमें सेंट्रल स्कीम्स एंड एज वेल एज प्राइवेट ओनरशिप का भी हाथ होता है। इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। सामान्य शब्दों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे आखिरी तबके में, सबसे आखिरी पायदान पर, सबसे हाशिए पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना। ओके, डेवलपमेंट को, यू आर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इवन टू द पर्सन सिटिंग इन द लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। SC ST कम्युनिटी हो गई, माइनॉरिटीज कम्युनिटी हो गई, ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, क्या उन तक हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है या केवल विशेष लोगों तक?
कुछ बाहुबली लोग, कुछ अपर कास्ट के लोग, कुछ अर्बन एरिया के लोग वहीं तक लिमिटेड है। सोचने वाली बात है, राइट? ठीक है। तो जब भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करोगे तो ये ट्राई करोगे इस ट्रायंगल को बनाने की। ओके, ये ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा होगा, बीच में हमने लिख दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं आपको सिखा रहा हूं डायग्राम कैसे बनाते हैं। और इसके बाद एक तरफ आपने लिख दिया CSR, पहला पॉइंट हमारा ये होगी। दूसरी तरफ आप लिख रहे हो कॉर्पोरेट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब CSR तो हो गया जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, लेकिन भाई कॉर्पोरेट का कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए ना, CER भी तो होना चाहिए ना। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी की, राइट? गांधी जी ने इसको बोला था कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। गांधी जी ने 7 पाप बताए हैं, 7 सिंस। ओके, आने वाले क्लास में डिस्कस करूंगा क्या है, अभी के लिए समझो 7 सिंस गांधी जी के 7 पापों में से एक पाप है। गांधी जी का नहीं, मतलब गांधी जी ने बताया है दूसरों को कि 7 पाप हैं, 7 सिंस है जो हमें नहीं करना है, जिसमें से एक है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। यानी आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिसमें मोरालिटी है ही नहीं, नैतिकता है ही नहीं। लेट से कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती है, चैन सिस्टम वाली कंपनियां करती है। गॉट इट? लोग बोलते हैं ना कि भाई गंजे को भी कंघी बेच दो, देन यू आर अ गुड सेल्समैन। नहीं नहीं, भाई गंजे को कंघी क्यों बेचोगे? आर यू गेटिंग इट? उसको जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो आप? सिमिलरली कश्मीर के लोगों को AC क्यों बेचोगे आप? उनको जरूरत है नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए बेच देते हैं। तो इट इज कॉल्ड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। फाइन। फिर इसके साथ साथ एक और आता है CER। यहाँ पे E फॉर इन्वायरमेंट है, कि भाई कोई कंपनी प्लास्टिक बना रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, धुआं निकल रहा है वहां से। तो ये सारी चीजें क्या करती है, पर्यावरण को तो नुकसान कर रही है ना, इन्वायरमेंट का। फाइन। तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी आपको, उसका कंपनसेशन करना पड़ेगा आपको, राइट? जैसे आपने सुना होगा डीकार्बनाइज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी बिजनेस करो, पूंजीवाद की तरफ बढ़ो, लेकिन डीकार्बनाइज करते हुए। कार्बनाइज करते हुए नहीं, कार्बनाइज का मतलब है कार्बन को बढ़ा रहे हो आप, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा रहे हो। डीकार्बनाइज का मतलब इसका उल्टा कर रहे हो। चलो थोड़ी पॉल्यूशन कर रहे हो तो बदले में पेड़ लगवा दो, नदियों को क्लीन करवा दो, ये सब तो कर सकते हो ना। एग्जाम्पल, रीन्यूएबल एनर्जी, राइट? आप अपनी फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल ना करो, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो। फाइन। तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जो आप डायग्राम्स के थ्रू ही ट्राई करोगे एग्जाम में कोट करने की। समझ गए? एक छोटे से डायग्राम से कितनी क्लैरिटी हमें मिली। फाइन। कि केवल पढ़ना नहीं है, एक्चुअल में पढ़े हुए चीजों को अप्लाई करना है। CSR आपने पढ़ा था, लेकिन इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लिंक करा क्या? नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल दिया क्या आपने? कॉर्पोरेट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई नहीं पढ़ता है, एथिक्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, इन्वायरमेंट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, एग्जाम्पल दे दो, गांधी जी का जो 7 सिंस है वो इनसे रिलेट करा दो। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी गाइस, और इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स हम और प्रैक्टिस करेंगे अगले 4-5 महीने, जब तक आपकी मेंस की जबरदस्त तैयारी होगी तब तक। ओके, चलो नाउ थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो, शासन चलाने की बात कर रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर एथिकल वे में, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। आप लोगों का सिलेक्शन कैसे कर रहे हो, टेंडर किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गॉट इट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। हर एक एक्शन के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यू आर अकाउंटेबल टू योर सोसाइटी। गॉट इट? थर्ड, इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स आपके लिए बराबर होने चाहिए, कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। सोशल, रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन। नेट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर का मतलब और अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है कि स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, सारी क्लियरिटी, कोई मिस यूज ना कर पाए, क्योंकि सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन सिस्टम का ही मिस यूज करके लोग काम करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है, पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितनी बातें डिफाइंड है, क्लियर हुई। गॉट इट? सेकंड, हेल्दी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, एथिकल प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो। ऑडिट कमेटी जो ऑडिट का काम करती है,
कि चलो अगर 1 करोड़ यहाँ पे गया तो क्यों गया है, इस प्रोजेक्ट में गया तो क्या वाकई ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ का था। ऑडिटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, रिस्क को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कंपनी कितना रिस्क ले सकती है, क्योंकि रिस्क को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो आपकी कंपनी दिवालिया हो सकती है। दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अभी आपके प्राइवेट कंपनी का भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट कंपनीज की, कि कल को आप गवर्नमेंट कंपनीज के हेड बन गए और आपकी कंपनी का दिवालिया निकल गया तो क्या होगा फिर। क्लियर विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर कौन होता है, हु इज द विसल ब्लोअर आलिख्या? Sir, whistleblower is a person, sir. Those who put a checks on this manipulation, sir. कि अगर कुछ क्या हो रहा है सर, माल प्रैक्टिसेस कुछ है क्या ऑफिसेस में, सो दोज उसको अवेयरनेस में लेके आते हैं वो विसल ब्लोअर। जैसे हमसे पता चला सीटी बजाने वाला, सीटी बजाने वाले का मतलब क्या है कि कहीं पे कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो वो उस करप्शन के खिलाफ लोगों को अवेयरनेस लेकर के आता है, बताता है लोगों को। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई के आने के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, और ऑन रिकॉर्ड 90 लोगों को मार दिया गया है। ये सोशल एक्टिविस्ट थे, आरटीआई के थ्रू कुछ चीजें बाहर लाना चाह रहे थे, लेकिन इनको मार दिया गया। ये सरकारी आंकड़ा है, एक्चुअल में पता नहीं कितनी भयंकर, कितनी डेंजरस ये डेटा होगी। समझ पा रहे हो? तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपने स्कैम 1992 देखा होगा, तो उसे भी एक विसल ब्लोअर नहीं, एक आम आदमी नहीं उसको उजागर किया था। समझ गए? ठीक, चलो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो तो उसका प्रिंसिपल्स क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट शुड बी सस्टेनेबल, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर सभी को मिले, कि एक व्यक्ति के पास ना हो सारे शेयर्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ऑपरेट कर रहे हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, कानून के लिए जो भी कंप्लायंसेस हैं वह सब आप तरीके से फॉलो कर रहे हो। एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स के को एडहेयर कर रहे हो, यानी तरीके से आप फॉलो कर रहे हो। यू आर नॉट बाईपासिंग एनी लॉ। गॉट इट? ठीक, बाकी छोटे मोटे डायग्राम से आपके प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा, नॉट अ बिग डील। मेन डायग्राम ऊपर था जो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आप कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से इश्यूज हैं, सॉल्यूशन वगैरह तो हमने देख लिया, इश्यूज की बात करते हैं कि आखिर क्या इश्यूज हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बाधा बन रहे हैं, बैरियर्स बन रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका राइट्स क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि सभी कंपनी का अपना अपना नेचर होता है, सभी शेयर होल्डर्स के अपने अपने नेचर होते हैं। कोई कंपनी में रह के काम करता है, कोई कंपनी में पैसा लगा के बाहर निकल जाता है। गॉट इट? तो अलग अलग तरीके होते हैं। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी के लिए, लेकिन इम्पार्शियल हो नहीं पाता है ना। कुछ लोग, कुछ विशेष लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। तो इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और लिंकेजेस वगैरह जो भी है इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड एंड डिफाइंड। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अभी भी बहुत सारा काम नेपोटिज्म की वजह से हो जाता है। अगर आप कोई रिश्तेदार है आपका तो उसको नौकरी दे देते, उसको इंजीनियर रख लेते हैं, फाइन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, चलो अब तक हमने थ्योरी की बातें बहुत कर ली। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, राइट। सरकारें आखिर क्या काम कर रही हैं, कुछ तो अच्छा काम कर ही रही होंगी ना। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। तो देखो, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनियों को मैनेज करने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए जिसे बोलते हैं। एंड सेबी, सेबी किसके लिए? जो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, उनके शेयर्स वहां पर होते हैं, राइट। तो सेबी और मिनिस्ट्री दोनों मिलके काम करती है। ओके, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कमेटियों का नाम आप ध्यान रखोगे, कमेटियों का नाम आपको एग्जाम में लिखना है, ट्राई करना है लिखने की। जैसे आप मुझे बताओ, नरसिम्हम कमेटी किसके ऊपर थी? नरसिम्हम कमेटी टैक्सेशन के ऊपर बनाई गई थी, टैक्सेशन। शांता कुमार कमेटी किसके ऊपर थी? ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, अलग से मैं सेपरेट नोट्स बना के दे दूंगा सारी कमेटियों की। गुड गवर्नेंस के ऊपर, गुड गवर्नेंस, राइट। के संथानम कमेटी, संथानम कमेटी किसके ऊपर था? एंटी करप्शन के ऊपर। सीबीआई,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी संस्थाओं का गठन संतानम कमेटी के आधार पर ही किया गया था। सिमिलरली कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कंपनीज से रिलेटेड, समझ गए? फाइनली 2013 में कंपनीज एक्ट अलग से लाया गया था, जिसके अंदर कुछ बातें अलग से मेंशन थी, कुछ रिकमेंडेशन थे, जैसे कि CSR होना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% आप अपने प्रॉफिट का समाज की भलाई के लिए लगाओगे। सेकंड है इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट अगर कंपनी का ही होगा तो वो तो मैनिपुलेट कर देगा चीजों को, असली बात लिखेगा नहीं। पीरियोडिक रिव्यू, टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहना चाहिए कंपनी को। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स तो वो होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब है जो क्रॉस चेक कर सकते हैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कंपनी में, उसके खिलाफ वो CEO को MD से सवाल पूछते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं कि आपने ऐसी प्रोजेक्ट को परमिशन क्यों दी, गॉट इट, आपने रिस्क के बियॉन्ड जाकर के काम क्यों किया आखिर, राइट। चलो ये 4 बातें किसमें थी? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। प्लीज ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब आप इस नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और मिनिस्टर का नाम आ रहा है, MCA ने एक कमेटी बनाई थी, नरेश चंद्र कमेटी। ये किसके ऊपर था? कॉर्पोरेट ऑडिटिंग और गवर्नेंस के ऊपर था। ओके, ये सारी कमेटियों के नाम ट्राई करो एक रजिस्टर में एक जगह पर लिखने की। थोड़ी सी और हिम्मत बना के रखें, IAS बनने के लिए थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। आजकल रील्स के जमाने में 7 सेकंड से ज्यादा फोकस बनता नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि रील्स देख देख के सबकी आदत इतनी हो गई है ना कि उनका फोकस है ही नहीं अब, तो आपका कंपटीशन अभी 0 है। मतलब आप जैसे जो 4, 5, 10 हजार बच्चे हैं ना, वही एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो बस भीड़ का हिस्सा है, राइट। तो ये जो कमेटी थी नरेश चंद्र कमेटी, इसने बोला था कि अगर आप कंपनी भी चला रहे हो तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए चलाओ। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 में क्या लिखा गया है? DPSP लिखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखा गया है, यानी इसमें डायरेक्शंस मेंशन है स्टेट के लिए, तो वो कंपनियां भी फॉलो कर सकती है। ये चलो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए सभी को, महिलाओं को, गॉट इट। लेबर यूनियन बना दिया जाए अपने हितों की रक्षा करने के लिए, टाइम पर उनको सैलरी मिल जाए, और सैलरी भी कितना होना चाहिए? यूनिवर्सल मापदंडों के हिसाब से। कितनी बढ़िया चीजें है ये, सारी चीजें लॉजिकल है, हर चीज को रट्टा मत मारो। आप खुद ही सोचो एक कंपनी अच्छा कैसे कर सकती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉइज होते तो आपको क्या क्या चाहिए होता, समझ पा रहे हो? जैसे कल बताया था प्रियंका ने कि व्हेन शी वाज वर्किंग इन विप्रो, वहां पे उनको काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिली, काफी बढ़िया हेल्प मिला, राइट। तो इस तरह की चीजें अप्लाई क्यों नहीं करते आप? फाइनली उदय कोटा कमेटी बनाई गई थी। ओके, तो ये भी कंपनीज के ऊपर ही है। तो उदय कोटा कमेटी ने भी कुछ 7 से 8 बातें बताई थी, राइट, ध्यान रखोगे आप। इन जनरल ये बातें मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, इसी ऑर्डर में होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले यूजुअली क्या होता है ना कंपनियों के अंदर, कि दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसे बोलते हैं CMD, राइट। जैसे हमारी कंपनी है एडटेक कंपनी, आजाद एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका CMD मैं ही हूँ, CEO भी मैं हूँ और MD भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो उदय कोटा कमेटी बोलता है कि नहीं नहीं भाई, MD अलग रखो और CEO अलग रखो। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन अभी तक मेरे लेवल का कोई आदमी मिल नहीं रहा है, गॉट इट। मैं तो चाह रहा हूं कि उनको अपॉइंट कर दूं और मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन लेट्स सी कौन आता है। तो यूजुअली क्या होता है, बड़ी कंपनियों के अंदर भी ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि अलग अलग रखो ना, MD को अलग रखो, CEO को अलग रखो, इससे काम का बर्डन भी कम रहेगा उसके ऊपर, और अपने अपने काम में अच्छे से काम कर पाएंगे। कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस क्या होता है? सर समझी? MD इज मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, MD जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और CEO इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई थिंक। हाँ, चीफ तो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है दोनों वो के आई काम थिंक में क्या डिफरेंस है? सर जो CEO होता है वो ओवरऑल मतलब वो MD के जो है सुपीरियर होता है, और जो MD क्या होता है वो मैनेजिंग आई थिंक सर, मतलब आई ट्राई जस्ट मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। MD सुप्रीम होता है, MD अल्टीमेट हेड होता है कंपनी का। ऐसे समझ लो ना, जैसे स्कूल का एक चेयरमैन होता है जो स्कूल का ओनर होता है, पर प्रिंसिपल के पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऐसे CEO होता है। राइट, वेरी नाइस। राइट। तो एग्जैक्टली कंपनी का जो अल्टीमेट हेड होता है
चेयरमैन बोलो, चेयरमैन भी बोलते हैं कई बार, एमडी भी बोलते हैं। वो होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके साथ में सारा मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सारा कंट्रोल होता है। और ये अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है कंपनी को चलाने के लिए एक अल्टीमेट सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। जैसे हमारी कंट्री में पीएम होते हैं ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर, सारा एग्जीक्यूशन का काम यही करते हैं। नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन करने वाले पीएम होते हैं। सिमिलरली एमडी क्या है? प्रेसिडेंट है एक तरीके से, राइट, चेयरमैन है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो सारे ऑपरेशंस को, डे टू डे वर्क को ऑपरेट करेगा, काम करेगा, तो इसको बोलते हैं सीईओ। गॉट इट? तो इन जनरल क्या होता है कि कंपनी में कोई एक व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा टाइम देता है, सबसे ज्यादा एफर्ट मारता है, क्योंकि उसने कंपनी को बनाया है, एफर्ट मारी है। गॉट इट? सारी चीजें वही जानता है। तो दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट वो दोनों पोस्ट अपने पास ही रखता है, जब तक उसको अपने रिलायबल बंदा, अपने बराबर के बंदा या अपने से तेज बंदा नहीं मिल जाता है। गॉट इट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेकंड उन्होंने बोला कि डायरेक्टर कम से कम 6 रखो यार, और हाफ तो इंडिपेंडेंट रखो। मतलब 6 हैं तो 3 अंदर के रखो कंपनी के, जिनका प्रॉफिट है कंपनी में, और 3 ऐसे रखो जिनका कंपनी के प्रॉफिट में कोई रोल नहीं है। वो सिंपली बस आएंगे, उनको आप पैसा दोगे, सैलरी दोगे, ठीक है, लेकिन उनका काम है आके ऑडिटिंग करना, ये देखना कि कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर प्रॉब्लम कर रही है, गड़बड़ है कुछ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट, मिनिमम रेम्यूनरेशन मिले। गॉट इट? व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन? सर ये रेम्यूनेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है एमडी, या फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ पर्सन जो कि कंपनी को अपनी सर्विसेज कॉन्फर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे गवर्नमेंट हायर करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू डिजाइन प्रोग्रामिंग फॉर देम और डेवलप एन ईआरपी अपरेटिस, सो उसको पे किया जाता है कॉम्पनसेशन अमाउंट। राइट, सही बात है। तो ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ये एम्प्लॉय के हिसाब से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कंपनी के हिसाब से कम होना चाहिए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है कैप ऑन रेवेन्यू रिच। रेवेन्यू के ऊपर भी कैप लगा के चलना है। फॉर एग्जांपल कंपनी को फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, तो क्या 100 करोड़ वो सारे शेयर होल्डर्स को दे दे? कुछ पैसे उसे अपने पास भी रखने पड़ेंगे ना रिजर्व में, सो दैट वो कंपनी में वापस से री इन्वेस्ट कर सके। चलो, जितने भी डायरेक्टर आप रखो, एटलीस्ट ट्राई करो कि एक वुमेन डायरेक्टर तो हो, क्योंकि विमेन आप जानते हो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी उनको बराबर की सैलरी मिलती नहीं है। तो अगर एक विमेन डायरेक्टर होंगी तो वो एटलीस्ट महिलाओं के हितों के लिए काम करेंगी। अगर मीटिंग आप कर रहे हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट करो, सो दैट सबको पता चले ट्रांसपेरेंसी है, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा, कोई करप्शन के थ्रू काम नहीं चल रहा है अंदर में। और क्रेडिट रेटिंग को डिस्क्लोज करो। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मिलती है, मतलब नंबर मिलेंगे आपको कि 5 में से कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, आपके काम के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, तो 4 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छा हो गया। गॉट इट? तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के चलता है। एग्जाम्पल के लोन्स, अगर कंपनी ने ज्यादा लोन ले रखे हैं, राइट, तो वो भी सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। फाइन। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेज करने के लिए कमेटी बनी है कि नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है कि नहीं, तो ये सारी बातें किसने बताई थी? उदय कोटा कमेटी ने। और नरेश चंद्र और नारायण मूर्ति कमेटी भी यही सारी बातें मिला जुला के बताती है। ओके, राइट, फाइन। सीएसआर हमने पढ़ लिया था, इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा गया था, राइट। अब सवाल ये है कि सीएसआर अगर सबको पता ही है तो इसके बाद ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। गॉट इट? ये सारी बातें, बस 2 पॉइंट रह गया है, सीएसआर और सीएसआर के अंदर एक सवाल लेंगे हम जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाट आर द वीकनेसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकली बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पूरे चैप्टर का ही एक सवाल बना के दे दिया गया आपके सामने, जो 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना। तो बात करेंगे इसके ऊपर, कैसा आंसर दिया जा सकता है, किस तरह का डायग्राम बनाया जा सकता है। ओके, कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, राइट। ओके एवरीवन, so our purpose is what? To understand everything properly so that we can apply this in the exam. All right, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो देन इसका पर्पस क्या रह गया, क्या मतलब रह गया इसका। ओके, ठीक है।